कि कुंवर दहौरा इसलिए लिखते हैं कि पूरा नाम कुंवर धनंजय विक्रम सिंह है। हृदय मुलायम आप है, ऊपर बहुत कठोर, इसीलिए डरते सदा ठग व्यभिचारी चोर। तन मन धन सब हीन हूं, ऐसा जानो आप, देश और प्रदेश के हरो शीघ्र संताप। जय जय धरती पुत्र मुलायम शासन रहे। नमस्कार, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे नए मेहमान कुंवर दहौरा साहब उपस्थित हैं। हम उनका अपने बोलती बंद चैनल पर स्वागत करते हैं। सर धन्यवाद, आपका आभार। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है जी। आप नाम क्या के कुंवर दहौरा लिखते हैं जी। इसका क्या कारण है? मुख्य चीज है कि जो हमारा ऑन पेपर नाम है जी, वो बहुत कम लोगों को पता है। जी, क्योंकि कुंवर दहौरा इसलिए लिखते हैं कि पूरा नाम कुंवर धनंजय विक्रम सिंह है। जी, हम जब समाजवादी जनता पार्टी के प्रभु थे पदाधिकारी, तो 90 के दशक में 90 के दौरान एक हमारे मित्र हुआ करते थे, पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कुंवर रामवीर सिंह जी, तो वो भी पदाधिकारी थे। तो लखनऊ लाजपत राय भवन में समाजवादी जनता पार्टी का कार्यालय था। अब वो समाजवादी जनता पार्टी के कार्यालय में चूंकि गवर्नमेंट थी और माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और हमारे गुट के माननीय पूज्य चंद्रशेखर जी के गुट के लारी साहब भी मंत्री थे, राम गोविंद चौधरी जी भी मंत्री थे। तो वहां कमरे सबके अलग अलग थे अंदर बैठने के। तो एक में कुंवर रामवीर सिंह बैठते थे, एक में हम बैठते थे। अब लोग जब जाते थे कि कुंवर साहब से मिलना है, तो ये होता था कि हमारे उनके कमरे में पहुंचा दिए जाते थे और उनके हमारे कमरे में पहुंचा दिए जाते थे। तो 2-3 दिन लारी साहब, पूर्व मतलब उस समय पर्यटन राज्य मंत्री थे, उनके राष्ट्रीय महासचिव थे समाजवादी जनता पार्टी के, उनके साथ में 2-3 घटना हो गई। तो उन्होंने बुलाया अपने पीआरओ को, कहा ऐसा है जाके एक नेम प्लेट बनवा लाओ और उसमें लिख दो कुंवर दहौरा, या दहौरा है तो दहौरा लिखो। और यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बड़ी मतलब वो दिक्कत हो जाती है। तो वो नेम प्लेट लगवाया, उसने उठा के कुंवर दहौरा लिख दिया और बस कुंवर दहौरा वो वहां से चला। और कुंवर दहौरा 90 से आज 36-37 साल में वो ये आ गया कि कुंवर दहौरे के नाम से हम जाने जाते हैं। जिला प्रशासन हो, चाहे किसी का सीयूजी नंबर हो, प्रदेश से लेके जिले तक सबके प्राइवेट नाते रिश्तेदार गांव जवान सब वही कुंवर दहौरा चलता है। ये है मतलब वही कुंवर दहौरा से कुंवर दहौरा आज भी चल रहा है। वो क्योंकि गाँव का नाम, तो इसलिए कुंवर दहौरा चलता है। ये कुंवर मतलब कि ये राजा से तालमेल शब्द तो नहीं है? कुंवर जिसे लिखते हैं अरुणवीर सिंह लिखते हैं, कुंवर अरुणवीर सिंह, उसे प्रतीत होता है कि ये राजा खानदान से है या राजा है। इस जैसे मुख्य चीज ये था कि हमारे जो पूर्वज थे तो मैनपुरी में थे। अच्छा, मैनपुरी मुलायम सिंह जी, तो मैनपुरी में थे। तो औरंगजेब के पीरियड में हम लोगों को बलात मुस्लिम बनाने के लिए मतलब अटैक हुआ था। तो हमारा 144 का संयुक्त परिवार था। तो वो सब बच्चे सुबह सुबह सब काट दिए गए थे, जितने से सब मार दिए गए थे। 6-6 महीने के बच्चे जो है पटक दिए गए थे पत्थरों पे, तो सब पूरा परिवार साफ हो गया था। 3 लोग किसी तरह से निकल पाए थे, 2 बुजुर्ग जो मतलब बाबा लगते थे, और एक बहू मतलब पौत्र वधू, मात्र 3 लोग निकल पाए थे। तो उनके पास जो भी अपना सर्फी या जो भी हीरा मोती किलो आधा किलो था, वही लेके किसी तरह वो बचने में कामयाब हो गए। वो चलते चलते जब पहुंचे, तो क्योंकि घाघरा पुल तो भी 83 में कंप्लीट हुआ था, तो वो जब मतलब पहुंचे तो होते कहीं कोई शरण देने के लिए नहीं तैयार था। और दूसरा ये कि पहचान अगर उजागर हो जाती है तो मार दिए जाएंगे। तो कमियार स्टेट थी कर्नलगंज क्षेत्र की, तो उसके पार्टनर 50% के यहाँ गढ़ी में आबाद हैं। तो उनके यहाँ हमारे पूर्वजों को शरण मिली थी। तो उनके वहां पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले जब बहू को डिलीवरी हो गई तो बच्चा पैदा हुआ। वो किसी तरह सुरक्षित रहा, वहां पाला पोसा गया। तो वो जब बड़ा हुआ तो उससे 5 संतानें हुई। तो उन 5 संतानों में एक हम दहौरा, जिससे हम और मेंकर सिंह पूरा परिवार है, और एक चौभैया जो विजयभान सिंह का परिवार है, अमरेंद्र सिंह एसपी सिंह का, एक अरई, और एक जो है गायघाट, और एक राजापुर। तो ये हमारे 5 गांव 5 पूर्वजों से हैं। तो इस नाते वो जो कुंवर लिखा जाता था उस समय भी वही आज कायम है। और यहाँ तो हम खैर लैंड होल्डर रहे हमारे बाबा, तो इस नाते जो पुरानी परंपरा वो थी। औरंगजेब तक तो हमको इतिहास जो हमारा रिटर्न में है वो तो पता है, औरंगजेब के पहले वाला नहीं पता है कि उस समय जो है हमारे 141 लोग मारे गए थे, परिवार के 3 लोग बचे थे। तो इस नाते वो परंपरा चली आ रही है। तो हमारा नाम कुंवर धनंजय विक्रम सिंह, हमारे बड़े बेटे का नाम कुंवर लव विक्रम सिंह उर्फ जैनू ठाकुर, दूसरे का
कुंवर कुश विक्रम सिंह उर्फ गोलू ठाकुर, तीसरे का कुंवर अभिविक्रम सिंह उर्फ भवानी ठाकुर। तो वो परंपरा जो चली आई है वो कायम है, तो इसी नाते हम लोगों को कुंवर लिखा जाता है। अच्छा, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ, पीढ़ी दर उसको पीढ़ी आगे बढ़ाया। हाँ, वो चलता रहेगा। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? राजनीतिक बैकग्राउंड है कि हमारे जो बाबा थे स्वर्गीय श्री त्रिभुवन दत्त सिंह, वो आर्य समाज के बड़े नेता थे और कट्टर आर्य समाजी थे। तो 1939 में हैदराबाद में निजाम जो था उस समय हैदराबाद का, तो उसने मूर्ति पूजा पे, घंटा बजाने में, मंदिरों में पूजा पे बैन लगा रखा था जब बलात मुसलमान मना रहा था। तो पूरे देश से आर्य समाजियों का जत्था वहां सत्याग्रह में गया था। तो बहराइच हमारे जो पिताजी थे उनका मुंडन था वहां दाहोरा में, तो वो सामान पैक कराने नौकरों के साथ वो बहराइच गए थे। वहां पता चला कि उनका आया हुआ है जाने के लिए, तो वहीं अपना सामान लिस्ट दे के और अपना वो हैदराबाद चले गए। तो वो 1943 तक वहां जेल में रहे। तो जेल से आने के बाद फिर दोबारा गए तो कर्नाटक में रहे, गुलबर्गा में। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है इकलौते स्वतंत्रता सेनानी थे उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने पेंशन लेने से इनकार कर दिया था कि हमने भारत माँ की सेवा के लिए किया है, तो हम उसी सरकार से पेंशन लेंगे, इस जमीन की सरकार से हमको पेंशन या उसकी कृपा नहीं चाहिए जी। तो उसके बाद हमारी पढ़ाई, चूंकि हमारी बाराबंकी में पढ़ाई हुई, क्योंकि उस समय यहाँ कहीं संसाधन नहीं थे। अगर फखरपुर भी हमको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना होता था तो 10 किलोमीटर में हम 9 जगह पानी उतरते थे, या अगर सोतिया ये पुल नहीं था इटहुआ पे कुंडासर जाते समय, तो वहां भी हमको 9 जगह पानी क्रॉस करना पड़ता था। दाहोरा हमारे पैतृक गांव जाने के लिए 12 महीने नाव लगती थी पटसिया पचोलिया में, तो कहीं कोई रास्ता नहीं था। हमारा जो आवास था 1960 का बना बहराइच सलारगंज में, तो हमारे क्षेत्र के जितने लड़के पढ़ते थे 150, वो सब वहां रहते थे। उनको फ्री सारी व्यवस्था थी, अनाज भी, मतलब दाल चावल आटा गेहूं जो भी था, तो हमारा एक नौकर रहता था कि अगर किसी को कम पड़ जाए कापी किताब, तो व्यवस्था यहाँ दुकान से हो जाती थी। बाबा जब जाते थे तो पेमेंट होता रहता था। तो वहां जो भी पेशी करने जाते थे, कहीं था नहीं तो भी रात में रुक जाते थे, क्योंकि पैदल पेशी करने लोग जाते थे, शाम को लौटते थे। गोलवा घाट पर लकड़ी का पुल हुआ करता था। तो इस नाते दिक्कत ये थी कि हम यहाँ रह के पढ़ाई संभव न हो पाती। तो वहां बाराबंकी सिटी में किराए पे मकान लेके हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। और उसके बाद फिर 1976 में हमारा कक्षा 9 में एडमिशन रामनगर यूनियन इंटर कॉलेज में हुआ। तो बस उसमें जो है छात्र राजनीति की बू लगी, कांग्रेस का बोलबाला था, कांग्रेस की पार्टी से जुड़े, यूथ कांग्रेस से। और फिर करते करते 1980 में फिर एक हमारे और थे, हम कक्षा 11 में थे। वो कक्षा करने के बाद ये हुआ कि उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट जा चुकी थी, मतलब उसकी जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर चुकी थी। कार्यवाहक बने चरण सिंह जी, उनको कांग्रेस ने विश्वासघात किया, बहुमत लेने के पहले समर्थन वापस ले लिया, तो गवर्नमेंट गिर चुकी थी। तो कांग्रेस की सरकार वापस आ चुकी थी। क्योंकि बेनी बाबू से हमारे पारिवारिक संबंध से, हमारे पिताजी को चाचा कहते थे, और कई ऐसे थे कि हमारे पिताजी कहीं उनकी मदद में कहीं कई जगह आए थे। तो वो एक क्लोज है, उसपे फिलहाल चर्चा ठीक नहीं होगी। तो हमारे संबंध थे, तो बेनी बाबू ने कभी ये नहीं जाना कि हमारे सगे भाई नहीं हैं, और हमारे उनके संबंध थे। तो बेनी बाबू ने उनको जो है राम सजीवन वर्मा को वो बना दिया युवा लोकदल का जिलाध्यक्ष बाराबंकी का। हमसे कहा तो हमने कहा आप कांग्रेस में हैं दादा, तो हम कांग्रेस में रहेंगे। फिर 87 में जब साहबानों प्रकरण आया, तो आरिफ मोहम्मद खान कद्दावर नेता थे, मंत्री थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो यहाँ बहराइच में थे। सलमान खुर्शीद जो है विदेश में थे। सलमान खुर्शीद के जो पिताजी थे खुर्शीद आलम खान जी, तो उनको राजीव गांधी ने फोन लगाया, तो राजीव जी ने जो है उन्होंने मना कर दिया, और इनको बुलाया गया आरिफ मोहम्मद खान को। तो आरिफ साहब ने कहा कि जो है हम तो चलो पक्ष में बयान दे देंगे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसके स्टैंड पे कायम रहेंगे, लेकिन आप बदल जाएंगे। तो 3 बार कहा नहीं बदलेंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने जो है अपना बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन किया उसका। उसके बाद पूरे देश में दंगे की स्थिति आ गई। नतीजा हुआ कि राजीव गांधी ने संसद में कानून पारित करके वो फैसला पलट दिया। तो आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया, और राष्ट्रपति चुनाव चल रहा था 87 में। और जैसे रिजल्ट शाम को आया, उसी के लास्ट खबर ये थी
कि विद्याचरण शुक्ला, मोहम्मद खान, अरुण नेहरू, ये सब पार्टी से निकाल दिए गए हैं। अच्छा। फिर इन लोगों ने अलग वीपी सिंह के नेतृत्व में जनमोर्चा बनाई और हम लोग जनमोर्चा में, क्योंकि हम यहाँ रिजाइन करके लखनऊ जा चुके थे मार्च में, तो रामपूजन पटेल प्रदेश संयोजक थे, तो उन्होंने हमको प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया और फिर हम जनमोर्चा के बरास्ते जनमोर्चा, अच्छा चंद्रशेखर जी से हमको एक करीबी ने पढ़ाई के दौरान 1981 में मिलाया था, तो हमने उनको गुरु मान लिया, भगवान मान लिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जहां हो बने रहो, बाकी हमारे प्रति आपकी निष्ठा है वो बनी रहे। फिर 87 में यहीं से आपकी राजनीतिक एंट्री शुरू हो जाती। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है फिर 87 में हमारे एक वरिष्ठ सीनियर थे राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी जनता पार्टी के एम.एल. लारी साहब, मरगूब अहमद लारी साहब पर्यटन मंत्री थे 90 में, तो वो 87 में हमको ले गए, मुझे चंद्रशेखर जी से मिलाया, तो फिर हम उन्हीं के साथ जुड़ गए हमेशा के लिए। फिर कांग्रेस हटाओ के नाम पे सारा विपक्ष एकजुट हुआ और जब एकजुट हुआ तो उसमें जनता पार्टी का भी विलय हो गया, सब हो गया। तो चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो सब विलय हो गया। नए जनता दल का नई जनता दल के रूप में नए उसकी पैदाइश हुई राजनीतिक दल की। तो रामधन जी उसके राष्ट्रीय संयोजक थे, वीपी सिंह अध्यक्ष थे, सब देवीलाल जी बड़े नेता थे। अच्छा, देवीलाल जी के चुनाव में 87 में हम 2 महीने हरियाणा रह चुके थे, तो ठीक ठाक मतलब परिचय था, सिस्टम था। तो उसी का ये रहा कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, उसके बाद जब अयोध्या कांड के बाद जब भाजपा ने समर्थन वापस लिया वीपी सिंह से, तो राजीव जी ने जो है बिना शर्त जाके समर्थन दिया चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने और जब प्रधानमंत्री बने तो यहाँ भी समर्थन मुलायम सिंह जी से वापस हो गया था, भाजपा ने ले लिया था। तो चंद्रशेखर जी ने राजीव जी से बात करी और समर्थन देने के लिए कहा, तो राजीव जी ने कह दिया यहाँ बगावत हो गई। यहाँ जब बगावत हो गई तो प्रेमवती तिवारी मंत्री, पूर्व मंत्री थी और कई बड़े नेता कद्दावर थे, वो लोगों ने कह दिया, प्रेमवती तिवारी जी ने कह दिया कि हम विधान भवन के सामने आत्मदाह कर लेंगे अगर कांग्रेस ने समर्थन दिया। खैर समर्थन जो है दिया और विश्वास मत हासिल किया। 18 नवंबर को हाउस बुलाया गया, मीटिंग शुरू हुई और उसके पहले जो एक फ्रंटल सेल बना था सहयोगी संगठन चंद्रशेखर विचार मंच, तो 20 दिन पहले तो उसके हम निर्विरोध राष्ट्रीय संयोजक चुने जा चुके थे। तो बहैसियत राष्ट्रीय संयोजक फिर हम लग गए, सारे लोगों से मिल रहे थे कि भाजपा के सब विधायकों से भी मिल रहे थे। यहाँ अपने मयंकर जी से भी कहा कि अंतरात्मा की आवाज पे हाउस में मुलायम सिंह का सपोर्ट करें। तो खैर जब 20 तारीख को रिजल्ट आया रात में 11 बजे, तो मुलायम सिंह जी को बहुमत मिल गया था। तो उसमें यह था कि क्योंकि अब हम चंद्रशेखर जी के साथ थे और चंद्रशेखर जी के साथ रहने के नाते पार्टी में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमको मानते भी बहुत थे, तो हमने जो है राते में मुलायम चालीसा लिख डाला। अच्छा, आपने मुलायम चालीसा लिखा? मुलायम चालीसा राते में लिख डाला। आपको याद है इस समय कुछ? जब लिख डाला तो राते में उसकी कॉपी हमने प्रिंट कराई सारा, जब वो जनपद मार्केट के राते में, और प्रिंट करा के उस सुबह हमने फोन किया मुलायम सिंह जी को कि मैं मिलना चाहता हूं। तो रवानी ने फोन उठाया, तो हमने बोले कि हम रवानी बोल रहे हैं। तो हमने कहा रवानी कहाँ से आ गए भाई, यादवेंद्र जी को फोन दीजिए। हमने कहा, फिर तुरंत सुबह पहुंचे। तो हमने जो उनको मुलायम चालीसा सुनाया तो उनके आंसुओं से उनका कुर्ता भीग गया था और कहा कि बताइए कि हमारे जितने विधायक हैं, नेता हैं, ये सब ट्रांसफर पोस्टिंग मलाई चार्टर में व्यस्त हैं और जो हमने 11 महीने में विकास कार्य किए 11 महीने की गवर्नमेंट में, वो नहीं कह रहे हैं। अब आपने सबको पिरो के रख दिया। तो उसको जो हमने उनको सुनाया माननीय मुलायम सिंह जी को, तो हमने लिखा कि हृदय मुलायम आप हैं, ऊपर बहुत कठोर, इसीलिए डरते सदा ठग व्यभिचारी चोर, तनमन धन सब हीन हूं, ऐसा जानो आप, देश और प्रदेश के हरो शीघ्र संताप। जय जय धरती पुत्र मुलायम, शासन रहे आपका कायम, विद्यावान गुणीय चतुर दल चौतार, कनन को आतुर, पोंगा पंथ निकट ना आवे, जब ही मुलायम नाम सुनावे। दलित कार्य करबे को रसिया, मुस्लिम पिछड़न के मन बसिया, तुमरो मंत्र किसानन माना, कृषक राज भयो सब जग जाना, मुक्त को सबनो नहीं भावा, मेहनत कस को गले लगावा, ग्राम विकास सदा उर्माही, तक ध्यान दीन को नाही,
स्कूलन की किस्मत जागी, पैसा दीन भवन हितला की, सर्विस में आरक्षण दीना, तत्वन का मदमर्दन कीना, 10,000 तक कर्जा माफी कीन्हे, दया प्रजासन काफी, शिक्षा शुल्क मातुम कीना, लावारिस को पेंशन देना, सहत बदन नीति यही मनावे, बार बार यह शासन आवे, यदकुल तिलक इटावी भैया, पार कीन पिछड़न की नैया, जब से गद्दी आप तुम्हारी, मुक्त खोर सब भयो दुखारी, अडवाणी अटल श्रीसा श्रीचंद दीक्षित एक्सडीटी के उस समय बीएचपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो हमने लिखा अडवाणी अटल श्रीसा खोप पंथ के समय में नीसा, ऊंच नीच पाखंड के पोषक पर जीवी जनता के शोषक, घंटों पूजा पाठ रचावे, चूसे दलित बहुत सुख पावे, मानतुम कर्म ही को पूजा, इसलिए कि कर्मण दिवाकर रस्मा पुलिस कदाचन। तो हमने लिखा मानतुम कर्म ही को पूजा, उन्नत के रुपाय न दूचा, जब से भई आपकी बहुमत सुधर गई, यूपी की किस्मत जो ये पढ़े देश के द्रोही देशभक्त बन जावे। वही फिर लास्ट में लिखा कि धरती पुत्र, उनको कट्टू की टाइटल दी गई थी, तो हमने लिखा कि धरती पुत्र तुम्हारी के डारो निश्चर धोए, और दुष्ट सकली देश के सबे रहे हैं रोए, और कहें धनंजय आप सब ऐसे यादवेंद्र तुम मानो, क्योंकि मैं उनको हमेशा यादवेंद्र जी के नाम से संबोधन करता रहा हूँ 87 से। तो मुख्यमंत्री थे तब भी मैं यादवेंद्र जी कहता था, नहीं थे तब भी कहता था। तो धरती पुत्र तुम्हारी के डारो निश्चर धोए, दुष्ट सकली देश के सभी रहे हैं रोए, कहे धनंजय आप सब ऐसे यादवेंद्र तुम मानो, और धरती पुत्र मुलायम का अपन हित ऐसी जानो, जय बजरंगबली। बहुत शानदार आपने सुनाया। तो फिर इसकी हमने वो कराई, तो उन्होंने हमको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। अच्छा, 1 लाख पुरस्कार भी दिए नेताजी ने। तो उस 1 लाख रुपए की हमने फिर बुकलेट बनवाई और मुलायम चालीसा की कैसेट तैयार कराई, लेडीज आवाज में, सब कुछ उसका विमोचन होना था, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया मार्च से शुरू हो गई। तो फिर उसमें उनके वो थे पीआरओ जगजीवन प्रसाद, हमने कहा यार समय ले लो, विमोचन हो जाए। बस वो ऐसा संयोग रहा कि आजकल चलता रहा और उसका विमोचन न हो पाया। तो 1991 के चुनाव में वही मुलायम चालीसा की कैसेट चुनाव में बज रही थी, और या तो मुलायम चालीसा चल रहा था। तो ये था। लेकिन अब क्योंकि मुलायम सिंह ने मेरे साथ 1990 नवंबर में विश्वासघात कर दिया था। क्या विश्वासघात किया? तो विश्वासघात ये किया कि जब हमने सब कुछ किया, उनको विश्वास मत हासिल हुआ, तो हमको 27 तारीख को, 26 या 27 तारीख थी, रात में फोन आया। हम लाजपत राय भवन में थे, तो फोन आया। फिर जब फोन आया कि मैं रवानी बोल रहा हूँ, तो हमने कहा बताओ। तो बोले माननीय मुख्यमंत्री जी ने याद किया। तो हमने कहा ठीक है सुबह आते हैं। तो बोले नहीं इतने टाइम आओ। तो हम जब गए तो बैठे, तो प्रणाम किया, बैठे। तो बोले बताओ। तो हमने कहा कि यादवेंद्र जी आदेश करो। 11 बजे रात में। तो बोले ऐसा है, हमने सारे लोगों को एडजस्ट कर दिया है, और आपको भी हम एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष जी के गुट के हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हो जाएं, आप हमारे भी प्रिय हैं। अध्यक्ष जी के तो उनका भी कोटा उधर पूरा हो जाएगा, इधर आप हमारे प्रिय हैं। तो हम आपको परसों कैबिनेट मंत्री पद के शपथ दिला देते हैं, आप हमारी टीम के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होंगे। तो हमने कहा ठीक, धन्यवाद आपका। मैं आ गया यहाँ। अच्छा, यहाँ खबर कई बड़े नेताओं को हमारे कार्यालय से जा चुकी थी, नहीं कि मुलायम सिंह जी ने बुलाया है उनको। अच्छा, ये भनक लग, हाँ, ये भनक लग गई। उतनी देर में जो है फोन आ गया एक बड़े नेता का, सेकंड चीफ मिनिस्टर का उस समय, अरे बड़े भाई, उनका फोन आ गया। तो बोले कहाँ कुंवर साहब, कहाँ रात में गए थे? तो हमने कहा बुलाया था, ये है, परसों हम शपथ ले रहे हैं, आपको भी हम दावत देते हैं क्लास में, और शाम को आप लोग रात में 8 बजे के डिनर पे रहिएगा। और हमको बधाई दिया सब कुछ। उसके बाद पता चला कि ठीक, हम इंतजार करते रहे। उन्होंने क्या किया, 2 लोगों को वो किया इशारा। तो रघुनंदन काका प्रदेश महामंत्री थे समाजवादी जनता पार्टी के, और आर.डी. पाल, ये दोनों जो है रात में 11:30 बजे इस्तीफा लेके मुलायम सिंह जी के यहाँ पहुंच गए, 12 के आसपास में। और कहा कि ये बताइए, कल के लड़के को आप मंत्री बनाने का फैसला ले चुके हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री बनाने का। हम लोग इतने दिन से पार्टी में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ, इतने उम्र दराज हैं, और ये आपने क्या कर दिया? और ये लीजिए हमारा इस्तीफा। क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी भी बड़े धर्म संकट में थे, और कहा कि असमंजस की स्थिति बनी उनकी, और कहा कि हम बड़ा धर्म संकट वो महसूस किया, और इस्तीफा उन्होंने ले लिया, स्वीकार नहीं किया, उसको पेंडिंग डाल दिया। और जब तीसरे दिन लिस्ट बनी, तो आर.डी. पाल को तो इसको निगम का चेयरमैन बना दिया, और कई लोगों को चेयरमैन बनाया, और काका तब भी रह गए, काका पढ़ते रह गए। और हमारा, अच्छा, मैं बहराइच चला आया। जब यहाँ गया तो पता चला कि फोन नहीं आ रहा होता, तो यहाँ डीएम हमको कॉल करते, क्या बात है। 4-5 दिन बाद हमको फिर बुलवाया गया, तो कहा कि ऐसा है कि आपने सब सिक्रेसी लीक करके सब नुकसान कर दिया। अपना नुकसान कर दिया। हाँ, अपना नुकसान किया, हमारा भी नुकसान किया। खैर, आप ऐसा करिए कि ठीक है, हम कल शाम को आपको राज्य मंत्री पद के शपथ दिला रहे हैं, और ठीक है आप लीजिए। तो हमने कहा कि ऐसा है यादवेंद्र जी कि
ठीक है, आप राज्य मंत्री पद की शपथ दिला दीजिए, लेकिन विभाग जो हम चाहेंगे वो लेंगे। तो बोले ठीक है, आप जो विभाग चाहिए ले लीजिए। तो हमने कहा कि आप 3 बार कहिए देंगे 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 देंगे। तो जब उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम देंगे, तो हमसे पूछा विभाग, तो हमने कहा गृह विभाग चाहिए। भाई आप कैबिनेट रहेंगे, राज्य हम रहेंगे। तो कुछ देर बाद उनको सांस आई, कहीं बोले ऐसा है फंसा दिए। कि हमको फंसा दिए, इसको छोड़ो बाकी कोई भी ले लो। ये तो हमने कहा कि ऐसा है कि चलो बिना बिना विभाग के ठीक। हमको भी उस समय दिमाग हमारा 7वें आसमान पे था। नेता लोग हमसे दूरी बना के रखते थे कि ये मुफ्त आदमी कुंवर लाहौरा, ये पता नहीं क्या बकतेगा, इसको बचा के रखो, जो मुंह में आता है वो बकता है। फिर 2 महीने वो टला, हमने लेने से शपथ इनकार कर दिया। फिर 2 महीने जब टला वो, फिर तब तक 6 मार्च को चंद्रशेखर जी अचानक जो है राजीव जी के ऊपर नाराज हुए, उन्होंने उठा के इस्तीफा दे दिया। 10 नवंबर 90 को शपथ ली थी और 6 मार्च 91 में उन्होंने रिजाइन कर दिया प्रधानमंत्री पद से। और जब वो कर दिया तो यहाँ मुलायम सिंह जी ने भी रिजाइन कर दिया, लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। बस हमारा वो जो था वो झुंझुना बजते रह गया। हाँ, तो मंत्री बनते बनते रह गए। तो मुलायम सहयोग नहीं बना, ईश्वर की इच्छा नहीं थी, जो मतलब ईश्वर की जो इच्छा होती वही होता है। तो 70 में हमको मिलते चला गया था। अच्छा, जो है ये सब ऑन पेपर है, उस समय मीडिया में हो सकता है 10-5 पेपर भी उस समय के मिल जाए, क्योंकि रेडियो पे जो आते थे हमारे बयान या दूरदर्शन पे आते थे। तो उस समय ये तो था नहीं कि अभी गूगल सर्च करो आ जाएगा, लेकिन अभी पेपर उस समय जो हमने मुलायम सिंह जी के लिए मेहनत किया था, उनके विश्वास मत हासिल करने के लिए पूरी जी जान लगाई थी। उसके बाद हासिल उस दिन भी फ्रंट पे से मुलायम सिंह के साथ ही मेरे बयान लगा है। तारा कुछ वो समर्थन देने एनटी तिवारी जा रहे थे, मुलायम सिंह जी लेने जा रहे थे, एक से ये घुस रहे थे, उधर से घुस रहे थे, उसी में हमारा बयान चल रहा था। तो ये सब ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। तो लेकिन फिर भी चूंकि मुलायम सिंह जी में इतना था कि वो व्यक्ति जो ऐसा शख्स रहा भारतीय राजनीति का पूज्यवर कि जो उसने कहा वो किया, लेकिन कुंवर लाहौरा का दुर्भाग्य था कि हमको नहीं लिखा था, इसलिए माननीय मुलायम सिंह जी का हम दोष नहीं देंगे कि राम का वनवास और कई का अपजस या मंथरा का। तो अब हमको वनवास लिखा था तो इसलिए हमको नहीं मिला। बाकी हम माननीय मुलायम सिंह जी का दोष नहीं देंगे, लेकिन हम चूंकि चंद्रशेखर जी के प्रति समर्पित थे, निष्ठा हमारी उनके प्रति, इसलिए हम सपा में कभी शामिल नहीं हुए, ना हमारा सपा से बाद में कोई। हाँ, मुलायम सिंह जी ने फिर 92 में सपा बना ली, और जब सपा बना ली तो हम कहा गया, तो हमने कहा हम जहां हैं वहीं रहेंगे। संबंध है आपके, हम आपको पूज्यवर मानते हैं, हम आपका रेस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई और पिता तुल्य, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम जो है हम अपने गुरु जी के साथ रहेंगे। तो हम उन्हीं के साथ रहे। और उनके निधन के बाद साथ में 8 जुलाई को 2018 तक हम राष्ट्रीय महासचिव रहे। और उसके बाद जो है फिर कमल मोरारका जी थे, फिर जरा से नाराजी, हमने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया पार्टी से, तो हालांकि हमको पार्टी की तरफ से, मोरारका जी की तरफ से मंथली जो है खर्चा ठीक ठाक मिल रहा था, गाड़ी ड्राइवर और सब पूरा आना जाना सब मेंटेन रहता था। लेकिन फिर वो कमलेश तिवारी जी 3 राउंड आ गए, जीवन की एक गलती हो या जो भी होनी हो, फिर हम हिंदू समाज पार्टी में शामिल हो गए। हिंदू समाज पार्टी में जब शामिल हो गए तो हम राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, 3 प्रदेश के प्रभारी बनाए गए। और वहां ये हुआ कि सारी पार्टी आपको करनी है, मतलब चलानी है, कैसे करना है, क्या एडवाइस देना, वो हमको गुरुजी कहते थे जी। फिर ये हुआ कि देखा कि वो तो निशाने पे है जिहादियों के। कई बार हम भी उनके साथ गाड़ी में बचे, वो टैंकर चढ़ते चढ़ते बचा कई जगह। फिर हमने उनको बताया कि ऐसा है कि आप केवल आवास में मिल रहे हैं तो केवल राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मिलिए, केवल 24 प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों से मिलिए, मीडिया के जो वरिष्ठ पत्रकारों को आप जानते हैं उनसे मिलिए, लेकिन बाकी न मिलिए। ये बात उन्होंने नहीं जब मानी, नहीं गौर किया, हमने नहीं किया, हाँ इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो उनका ये कमजोरी थी कि जो फोन करता था भगवा पहन के, वो जाके मिल लेता था, और वही रहा कि उसी में वो धोखा खाए और उसी में उनकी हत्या हो गई। अच्छा, आवाज पे उनका सेकंड स्टोरी पे वो ऑफिस बनाए थे, नीचे भी ऑफिस था, तो वही आपको जो ऑफिस था उसी के पीछे वाले हिस्से में परिवार रहता था, किसी को नहीं पता चला। और जो एक लड़का था, जब ये 2 लोग मिलने पहुंचे तो नाश्ता पानी सब कराया, उसके बाद कहा, वो लड़का था, उसे कहा मसाला ले आओ खिला दो सबको। वो मसाला लेने चला गया, जब लौट के आया तो पता चला गला कटा पड़ा है, वहां सब ब्लड 2 बाल्टी। तो इसलिए फिर उससे भी दूरी बना ली है।
इस्तीफा दे आपने दिया। नेताजी मुलायम सिंह का जिक्र किया, जी। उनके साथ का कोई एक ऐसा किस्सा याद हो जो उनके साथ आपने कोई लड़ाई लड़ी हो, या उनके साथ जेल गए हो, या इस तरह का कोई आपका किस्सा उनके साथ रहा कि इस तरह का आंदोलन? अब देखिए, मुलायम सिंह जी जो खिलाड़ियों के खिलाड़ी थे और बहुत ही मतलब ग्रामीण परिवेश से आए थे। एक कहा जाता है कि मुलायम सिंह जी को फला ने आगे बढ़ाया, फला ने आगे बढ़ाया, वो केवल कहने की बात है, लेकिन अंदर की जो बात है, मुलायम सिंह जी जब पहली बार एमएलए बन के आए तो मात्र 27 वर्ष की उम्र थी। तो वो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया हुआ करते थे, आजाद हिंद फौज में कमांडर थे, बड़े नेता थे, एक्टिव जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे इटावा के। तो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने इनको आगे बढ़ाया जी। और जब कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने आगे बढ़ाया, इनको टिकट दिला दिया और ये चुनाव लड़ रहे थे, तो मात्र ये तो बहुत सब छोटे थे, सब साइकिल से प्रचार कर रहे थे, शिवपाल जी वगैरह, और लड़िया बैलगाड़ी है जो सब चलता था, डनलप भी उस जमाने में नहीं आता था, लकड़ी की पहिया वाली बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो ये साइकिल में बहुत कम होती थी, तो सिंगल जीप थी, पेट्रोलियम जीप, उससे प्रचार करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पेट्रोल खत्म हो गया, तो इटावा एक टंकी पे ये मौजूद थे, सुबह 7 बजे पहुंच गए, तो न इनके पास खाने का पैसा था और न पेट्रोल का पैसा। ये शाम 5 बज गया। तो जब शाम 5 बज गया तो कैप्टन अर्जुन सिंह भदौरिया जो है कहीं निकले, तो देखा पेट्रोल डलाने गाड़ी में, तो देखा ये, तो मुझे, अरे मुलायम क्या कर रहे हो क्या? तो इन्होंने पूरा किस्सा बताया, तो कहा कि इतने बड़े बेवकूफ हो, अरे हमारे पास संदेश भेज देते। तो उन्होंने इनको जो है पूरा गाड़ी में पेट्रोल भराया और 2000 रुपया इनको दिया। तो 2000 रुपए बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी, बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी, 40-45 पैसे लीटर में पेट्रोल था। तो ये फिर और कहा कि ले जाओ, कम पड़ेगा तो हमारे यहाँ संदेश भेज के मंगवा लेना, पैसा कोई दिक्कत नहीं होगी। और संयोग था, हनुमान जी की कृपा थी, क्योंकि हनुमान जी के पुजारी थे। हाँ, बहुत बड़े भक्त। हाँ, बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सफाई में हम खुद जाकर के देखे, बहुत बड़ी जो है हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी। तो मुलायम सिंह जी जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी के, मुलायम सिंह जी। और हम भी जो है बचपन से हम हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं कि हम 5 दिन जेल में रहे तो ना स्नान किया, ना पूजा किया, ना 5 दिन हमने भोजन नहीं किया। अच्छा, 5 दिन भोजन नहीं किया है हमने, क्योंकि पूजा नहीं किया तो भोजन नहीं। इस पर आगे आते हैं, अभी ये किस्सा पूरा करिए। तो मुलायम सिंह जी जो है विधायक बन के आ गए, और जब विधायक बन के आ गए 27 साल की उम्र में, 67 में, तो उसके बाद से वो फिर चरण सिंह जी के संपर्क में आ गए। और जब चौधरी चरण सिंह जी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे उस समय, तो जब उनके संपर्क में आ गए तो बहराइच से उस समय 3-4 विधायक गए थे जीत के, कैसरगंज से दिगराज सिंह, फखरपुर से वासुदेव वैद्य, 67 में सब दीपक से गए थे, शिवपुर से जो एक सीट उस जमाने में थी तो वहां से रामचंद्र सेंगर, ये 26 साल की उम्र में विधायक होके गए थे। और एक पयापुर उस समय सीट हुआ करती थी, तो ठाकुर दलजीत सिंह गए थे जीत के। तो ये चारों, ये हुआ कि थोड़ा एक प्रकरण हो गया, तो सीबी गुप्ता मुख्यमंत्री थे, तो ये हुआ कि गिरा दिया जाएगा। बस विश्वास मत हासिल होना था, विश्वास प्रस्ताव आ गया, उस पर खिलाफ वोट जाना था, और यह था कि चौधरी चरण सिंह जी को जो है सीएम बनना है। तो बाकी कुछ लोग आ गए बहराइच, और इन लोगों को ऐसा मैनेज किया, ये लोग गए और वहां जो है वोट दे दिया उनके अपोजिट सीबी गुप्ता के। और ये लोग, असल में हुआ ये था कि ये लोग उस समय 18 हजार रुपया लेके अपना वोट दे दिए थे, सब बेच दिए थे। इसलिए ये उस जमाने में एक चर्चा हो गई थी, इनका नाम लिया जाता था 18 हजारी। तो ये 18 हजारी के नाम से मशहूर थे, क्योंकि इतना बड़ा पैसा इन लोगों ने देखा नहीं था। ठाकुर दलजीत सिंह ने तो खैर देखा था, बाकी 18 हजार रुपए बहुत बड़ी रकम थी, तो ये 18 हजारी के नाम से मशहूर हुए। और वही एक ये लोग अपने जीवन की बड़ी गलती कर गए, क्योंकि कल्याण सिंह जी भी 67 में आए थे विधायक होके पहली बार, तो वो नहीं लिए पैसा, तो वो आगे बढ़ते रहे, और यहाँ तक कि बहुत बड़े कद्दावर नेता, सीएम और सब, उनको राज्यपाल और सब बड़े पदों पे रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे भाजपा के। लेकिन ये चार, ये वही से इनकी राजनीति खत्म हो गई। अगर इन्होंने अपना वोट न बेचा होता तो ये जो है कभी मतलब ये भी बहराइच का भी मुख्यमंत्री हो सकता था। इन चारों में कोई मुख्यमंत्री होता या बड़ा नेता होता, लेकिन इन लोगों ने अपना वोट बेच के अपना अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये बहराइच का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि बहराइच के खून में गुलामी है। बहराइच के खून में गुलामी है। नहीं, आपने बहराइच का जिक्र किया, तो बहराइच में अभी वर्तमान समय में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
आपको लगता है किस नेता का बोलबाला ज्यादा है? असल में भाजपा में जो भी जितने भी हैं, तो जो संघ के स्वयंसेवक भाजपा में हैं, वो भाजपा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है तन मन धन से। लेकिन ये जो बाढ़ आई है, बाढ़ में जो बह के आके घुस गए हैं, उसमें किनारे लग गए हैं, ये उसमें जय हो कर रहे हैं। तो ये केवल अपना मौज मस्ती में व्यस्त है, अपना मलाई चाट रहे हैं, केवल मलाई चाटने के अलावा बाकी कोई काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक से इनका कोई भला नहीं होने वाला है। अब रहे भाजपा की, तो जो माननीय मोदी जी हैं, तो मोदी जी का इतिहास है कि उनका अपना कुछ है नहीं, जो है सब देश के लिए है। वो है बहुत अच्छी, मतलब उनकी छवि रही, सब कुछ रहा। लेकिन 13 जनवरी को यूजीसी वाला लागू होने के बाद कानून, उसके बाद पता चला कि जो व्यक्ति हम लोग भगवान विष्णु की तरह पूछते थे मोदी जी को, और आज स्थिति ये हो गई कि वो हमको कालने में नजर आने लगे। इन 40 दिनों में उन्होंने इतनी गालियां खा ली हैं कि शायद मतलब जितनी दुनिया की आबादी होगी पूरे अरबों में, उससे हजारों गुना उनको गालियां पड़ चुकी हैं माननीय मोदी जी को। इसीलिए जो है हम मोदी जी से रुष्ट हैं। बाकी हमारा कोई और रह गई, जैसे योगी जी हैं, तो योगी जी हमारे भगवान हैं, धर्मगुरु हैं, मुख्यमंत्री बाद में हैं, लेकिन वो हमारे धर्मगुरु हैं। हमारे सैकड़ों साल से गोरखपीठ से संबंध हैं, और संबंध भी इस तरह के हैं कि पूज्य अवैधनाथ जी भी हमको जो है बहुत मानते थे। हमारी जब शादी होनी थी तो 23 बायोडाटा थे, तो 23 बायोडाटा देखने के बाद उन्होंने गोरखपुर में जो एक निकाला था कि ये ठीक रहेगा, तो वही हमारा विवाह हुआ था। तो जो कुछ है तो पूज्य अवैधनाथ जी के आशीर्वाद से हैं। और बाकी योगी जी, वो तो कुर्सी पवित्र हो गई जी, कि पूज्य योगी जी उस कुर्सी पे बैठे हैं। आपने यूजीसी की बात करी, यूजीसी में ऐसा क्या है जिसके कारण आपको लगता है कि सवर्ण समाज का नुकसान हो रहा है, आप उसके लिए आंदोलित हो रहे हैं? ऐसा क्या है? जैसे आज जो स्थिति आई है, यही इससे बड़ी 1 लाख गुना बड़ी भयंकर 18 में आई थी, जब 1918 ये 2018 में 2018 में आई थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था SC/ST एक्ट, लेकिन जब ये हुआ खत्म कर दिया, तो मोदी जी जो प्रस्ताव पर लोकसभा में पारित करवा के कानून लाए, उससे भी कड़ा कानून ले आए। अच्छा। उस समय हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, अवॉइड करते हैं, कोई चलो ठीक है, माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि हम लोग भगवान मानते थे, भगवान विष्णु का अवतार। लेकिन जब देखा कि इधर जो ये ले आए, तो इसमें यूजीसी ये ले आए कि वहां जो यूजीसी में जो कानून है, वहां वो कानून से हमको कोई मतलब दिक्कत थी ना, ही दिक्कत है। केवल ये था कि जो अगर गलत शिकायत करता है, अगर उसकी शिकायत गलत पाई जाए, तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो, तो उससे भी सख्त कार्रवाई हो, ये उसमें प्राविधान नहीं था। इसलिए हम लोगों के कान खड़े हो गए कि ये तो हम लोगों को मतलब हमारे गले पे आरा रखने जैसा है, आज नहीं बोले तो हम लोगों को ये मिटा के रख देंगे। तो आज इनकी सबसे बड़ी छवि जो है मोदी जी की, ये सवर्ण द्रोही की हो गई है। सवर्णों के लिए ये हिरण्यकश्यप बन गए हैं मोदी जी। अच्छा, नहीं, यूजीसी सिर्फ विश्वविद्यालयों में काम करेगा, लेकिन प्रदर्शन यहाँ गांव गांव में भी लोगों ने यहाँ तक नारे लगाए कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। तो क्या ये सत्ता में रह के जो उनके मंत्रिमंडल में हैं, या जो भी और भी विधायक सांसद हैं, उनको विरोध करना चाहिए, वो नहीं विरोध कर रहे हैं? देखिए, किसी भी पार्टी का जो विधायक होता है या सांसद होता है, वो उस पार्टी का, कहने के लिए लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, लेकिन वो उस पार्टी का बंधुआ मजदूर होता है। यानी जो सांसद विधायक है पार्टी के, वो किसी भी पार्टी का होगा, वो बंधुआ मजदूर होगा। यानी कि ये सब मौन धारण, हाँ, ये मौन धारण किए होते हैं, बंधुआ मजदूर। अब जो बंधुआ मजदूर होता है, वो कभी अपने मालिक के खिलाफ नहीं जा सकता अगर उसको राजनीति करनी है। हाँ, जो हमारे गुरुजी रहे पूज्य चंद्रशेखर जी, 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई, तो वो इंदिरा जी के सलाहकार हुआ करते थे, और वही हिंदुस्तान के अकेले करतावर ऐसे नेता थे कि उम्र में छोटे होते हुए भी वो प्रधानमंत्री जी को इंदिरा जी कहते थे जी। और रात में उनके पास मैसेज आता है, टेलीफोन आता है, इंदिरा जी बात करती हैं और कहती हैं, ऐसा है चंद्रशेखर कि तुम जो है सब करो, जो भी मंत्रालय चाहो ले लो, जो भी मंत्रालय चाहो ले लो, लेकिन विरोध ना करो। गृह, रक्षा, 2, 4, 10 जो भी मंत्रालय चाहिए ले लो। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि जो गलत है वो गलत है। और जब मना कर दिया, और उसके बाद पता चला कि जब फोन कटा, तो उनके दरवाजे पे 20 गाड़ियां पुलिस की, और उनको ले जाके जेल भेज दिया गया। सारे कद्दावर नेताओं को जेल भेज दिया गया। वो सब जो है
22 महीने तक जेल में रहे। ये जो यूजीसी कानून पारित हुआ, हम लोग कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया पर एक उस समय खबर चल रही थी कि जो कैसरगंज के सांसद है वो उस जो 14 सदस्यीय या 12 सदस्यीय जो टीम बनाई गई थी उसमें से करण भूषण भी सदस्य है। ये बढ़िया सवाल रहा आपका जी, तो उस पर आपका क्या कहना है? अगर ये सवर्णों के विरोध में था तो उनका नाम क्यों प्रकाशित आया, उन्होंने क्यों अपना सहमति वहां व्यक्त की? ये असल में बढ़िया सवाल किया। कैसरगंज के पूर्व सांसद जो थे, इनसे जब 3 दिन तक पत्रकार पूछते रहे तो इनका एक ही रटा रटाया जवाब था कि हमने उसका अध्ययन नहीं किया है, अध्ययन करेंगे तब बताएंगे। सांसद महोदय करण भूषण सिंह जी, इन्होंने कोई कमेंटमेंट नहीं किया उस पर, नो कमेंट, टिप्पणी कोई नहीं। प्रतीक जी विधायक है तो उनका बनता भी था, नहीं भी बनता था वो भी खामोश रहे। लेकिन जब हम लाइव आ गए और कहा कि जो है ये गलत है और जो भी पक्ष का विपक्ष का हो, अगर वो सवर्ण सांसद विधायक है, अगर वो विरोध नहीं करता है तो हम ये मानेंगे कि वो हाइब्रिड है। तो जब चुनाव में ये लोग वोट मांगने आए तो इनको जूतों की माला पहना के जूतों से स्वागत करो और दौड़ा के इनको गांव से बाहर कर दो। और उसके 2 घंटे बाद फिर करण जी का स्टेटमेंट लिखित आ गया कि हमको कुछ जानकारी नहीं थी, हमसे दस्तखत साइन बनवा लिया गया। ब्रजभूषण सिंह जी का आ गया। और ये जो उनका स्टेटमेंट आया, आपने बताया कि हमने ध्यान नहीं दिया या पढ़ा समझा नहीं, ये मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे कोई दस्तखत करा ले? सब जानते थे, लेकिन जब मामला गर्म हो गया तो जवाब देने के लिए कुछ चाहिए, यानी वो अपनी तरफ से सफाई दे रहे थे, क्योंकि ये सब राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी और राजनीति के माहिर माने जाते हैं। राजनीति के बहुत बड़े नटवर लाल हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, हम तो नटवर लाल कहेंगे भी दे। इनसे बड़ा नटवर लाल राजनीति का कोई है ही नहीं कि 9 में चले आए, सपा सांसद हो गए, 5 साल सपा में मलाई जाके, और जब देखा इधर गड़बड़ फिर भाजपा में ढनक गए। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो स्टैंड आपका रहे वो लास्ट तक रहे, आप रहें या मिट जाएं। हम चंद्रशेखर जी के साथ रह के रेगिस्तान में, चंद्रशेखर जी ने हमसे 87 में कहा कि बेटा ऐसा है कि हमारे साथ हर रेगिस्तान में खेती करोगे, तुम जहां हो वही बने रहो और लोकल अपने प्रदेश के किसी को पकड़ लो या दूसरे को पकड़ लो, उसको आगे बढ़ना है, वो आपको भी लेके जाएगा, लेकिन हमारे साथ राजनीति रेगिस्तान में खेती मत करो। तो हमने कहा नहीं गुरुदेव, हम आपको गुरु मान चुके हैं और गुरु भगवान तुल्य होता है, तो हम रेगिस्तान में खेती करेंगे और इतना इसको उपजाऊ बनाएंगे कि उसमें एक राजमहल बनाएंगे, उस राजमहल का आपको सम्राट बनाएंगे। तो हमारे उत्तर से हंसे और हमको गले लगा लिया और कहा कि अब हम मान गए कि तब से हम, वो हमारे भगवान थे और गुरुदेव थे, हमारे नेता थे, सब कुछ वही थे। कहा जाता है कि मंडल में पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह एक बड़े नेता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में या किसी दल में रह करके अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो ज्यादातर लोग ब्रजभूषण के संपर्क में रहते हैं, ऐसा आपको भी लगता है? जैसे जितने रहते हैं कि जैसे बहराइच का ये है कि बहराइच का आप कह रहे हैं कि शुरू से बहराइच के खून में गुलामी है। गुलामी इसलिए कि बहराइच का अपना कौन नेता है? जटाशंकर सिंह वो बाहरी थे। इस समय भी 1-2 सांसद जो है सिटिंग या विधायक वो बाहरी, हाँ बिल्कुल बच रहा हूँ, लेकिन एक सिटिंग विधायक है वो बाहरी, एक सिटिंग सांसद है बहराइच वो बाहरी, पूर्व सांसद थी साध्वी जी वो बाहरी, जितने हैं सब बाहरी। रणवीर सिंह जी थे वो बाहरी, हालांकि मेरे वो माने थे, रिश्तेदार थे, लेकिन जो सच है वो सच है, वो बाहरी। तो जितने हैं सब बाहरी। लोकल का कौन है? लोकल का तो लोकल के लोग तो जूता उठाने का काम कर रहे हैं, कहीं इनका जूता उठाते हैं, कहीं उनका जूता उठाते हैं। भाजपा में तमाम सारे लोग लोकल के हैं, जैसे कि मुकुट बिहारी जी को ले लीजिए। देखिए मुकुट बिहारी जी संघ के स्वयं सेवक हैं और मुकुट बिहारी जी को मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मुकुट बिहारी जी, कई बार 1-2 बार हमने कप्तान साहब के सामने कह दिया कि ये मुकुट बिहारी जी हैं वर्मा, ये कुर्मी है और ये सतयुग वाले कुर्मी हैं और ये लकी है, ये काऊ ब्रांड माने जाते हैं पॉलिटिशियन। और व्यक्तिगत अगर मैं किसी का सम्मान करता हूं तो मुकुट जी का सम्मान करता हूं, इसलिए कि ये बोलते नहीं है और बोलते हैं तो नपे तुले शब्दों में बोलते हैं और काऊ ब्रांड है, बहुत शरीफ और बहुत भले हैं। हालांकि मंत्री बनने के बाद उस छप में थोड़ा बदलाव दिखा,
लेकिन वो उनके बच्चों की वजह से दिखा हमको लगता है। लेकिन मुकुट जी में आज भी वही जो उस जमाने में थे, जिस जमाने में वो ला करने लखनऊ गए थे पढ़ाई करने, और जो उनका गांव का वो था व्यक्तिगत वो जिंदगी, तब भी वही जीते थे और आज भी वही जीते हैं। मुकुट बिहारी जी जो है वो एक कद्दावर है, बहुत ही भले, बहुत सुलझे इंसान है, वो भले व्यक्ति है। आपने कहा कि बहराइच के जो भाजपा के नेता कर्मचारी हैं वो जूता उठाने लायक है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जूता उठाने लायक है? देखिए, हम जैसे मान लीजिए पिताजी हैं या बाबा हैं, तो जैसे मान लीजिए सब वो कोई कर रहे हैं, अगर वो सब अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको सब मानते हैं। लेकिन अगर वो कहीं गलत कर जाए या ज्यादा गलत करने लगे, या परिवार का मुखिया या परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पे जाने लगे, अगर उसको मतलब मुखिया संरक्षण दे रहा है या उसका बचाव कर रहा, तो कम से कम हमको तो बोलना चाहिए कि ये परिवार के चाचा बाबा काका नाना ये गलत रास्ते पे हैं और छवि समाज में परिवार की छवि गलत जा रही है, तो वही पार्टियों पर लागू होता है। तो कम से कम हम अपनी बात कह तो सकते हैं। कहने के ना कहने का मतलब ये तो हिटलर शाही हो गई। हम सद्दाम हुसैन के युग में थोड़ो जी रहे हैं, हिटलर के युग में, कर्नल मोहम्मद गद्दाफी के युग में थोड़ो, जियाउल हक के युग में थोड़ो, इदी अमीन के युग में थोड़ो जी रहे हैं। भारत है, लोकतंत्र है, यहाँ तो समाजवाद जो है, यहाँ तो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के जन्म से है, भारत के जन्म से है। अगर डेमोक्रेसी या समाजवाद न होता तो एक जात का धोबी उसके कहने से भगवान राम ने अपनी जो है वो पत्नी त्याग दी थी, तो लोकतंत्र था। लोकतंत्र में समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज की इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और समाजवाद असली कहाँ है? सूर्य है, तो सबको बराबर देता है। ये थोड़े है कि ये ठाकुर साहब है इनको ज्यादा लगेगा, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री इनको ज्यादा हम धूप देंगे, ये है इनको बाद में मिलेगा, बचेगा तो मिलेगा नहीं। पानी बरसता है तो सबको बराबर देता है। तो समाजवाद और लोकतांत्रिक सिस्टम को हमारे भगवान ने बना रखा है। जो पैतृक व्यवस्था है वो सैनिक सनातनी व्यवस्था है, तो समाजवाद तो हमारे रग रग में बसा हुआ है, खून में बसा हुआ है। जो हमारे भगवान है सब में समाजवाद रहा है। सब लोग बृजभूषण शरण सिंह जो पूर्व सांसद हैं, उनकी छाया में आकर के आगे बढ़ रहे हैं। कोई प्रमुख बन जा रहा है, कोई उनके भरोसे टिकट ले आ रहा है, अपना विधायक बन रहा है। आपको नहीं लगता है कि आपको भी उनके शरण में जाना चाहिए? देखिए, हम चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं और ब्रजभूषण सिंह से हम सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। मंडल का कोई भी सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है। 91 में पहली बार सांसद हुए थे, मैं 99 में पहला चुनाव लड़ रहा था लोकसभा बहराइच से। भले मैं जनता दल का बागी प्रत्याशी था, लेकिन ब्रजभूषण सिंह में एक ये है कि दूसरा ब्रजभूषण नहीं पैदा होगा। वो हमारे देवी पाटन मंडल की धरोहर है, जिसपे हम सबको नाज है। हम उनसे सहमत हो या असहमत हो, वो देवी पाटन मंडल के मुकुट है, नाज है। हम उनसे असहमत है तो असहमत है, सहमत है तो सहमत है, लेकिन जो है हम उनके जो है यूजीसी बिल को लेकर के आपने घोषणा करी थी, आपने पोस्टर लगवाया था यहाँ से दिल्ली तक जी। वो खबर चली हुई थी कि मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी माफी मांगो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस तरह का कुछ आपने किया था। उसके बाद आपने कहा था कि 27 तारीख से लेकर के और 3 तारीख की 2 तारीख का आपने घोषणा की थी कि इसके बीच में अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं करते हैं, तो हम लोग 11 सदस्य टीम जा करके जो है दिल्ली में आत्मदाह करेंगे। क्या है वो? असल में हुआ ऐसा कि जो हम हैं तो हम दूसरे तरीके से, जैसे हवा है, ठीक, स्लो चले या आंधी तूफान चले जी, एहसास होता है, दिखता नहीं है। तो उसी तरह कुंवर भावरा की राजनीति है, वो हर जगह है, हर जगह सिस्टम उनका है, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे जिले में कहीं भी दखल होता है, इसीलिए हमने पूरे प्रदेश में अपने लोगों के 300 प्लस संगठन बनवा रखे हैं। पूरे भारत में शायद 1400 प्लस संगठन होंगे जिनको हमने अपने लोगों को बनवा रखा है। हमारे ऊपर इतना दबाव था कि सर कुछ बोलिए, दादा कुछ बोलिए, काका कुछ बोलिए, ताऊ जी कुछ बोलिए, सर कुछ बोलिए, कुछ कहिए, आप तो कहिए, आप नहीं कहेंगे कौन कहेगा। सब फिर हमने फैसला लिया कि अब बहुत हो गया, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भाई बिन होए न प्रीत। तो हमने कहा ये मोदी जी ऐसे नहीं मानने वाले, अब हम इनको जो है सीधे आर पार का लड़ाई का चैलेंज करेंगे। तब हमने कहा कि जो है हमने पोस्टर लगवाया कि मोदी जी जो है यूजीसी पे आप जो है माफी मांगिए,
धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त करके देश से माफी मांग लीजिए या तो इस्तीफा दे दीजिए। 2 में एक विकल्प आपको करना है। अगर 2 में एक विकल्प आप नहीं करते हैं तो 25 फरवरी 2 मार्च के बीच में हम अपने 11 लोगों के साथ स्वयं सहित और प्रधानमंत्री आवास के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने, नए पुराने संसद भवन के सामने या इंडिया गेट पे, कहीं भी मतलब सक्षम जगह पे हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। और ये भी कहा था कि क्षत्रिय हो प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात आपने कही थी कि क्षत्रिय हूँ प्राण जाए पर वचन न जाए जी। और हमारा ये 100% का ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि हम बोलते नहीं, मुंह बंद रहता है, लेकिन अगर मुंह खुलेगा तो जो कह देंगे उसको निभाएंगे, हम रहे या मिट जाए। उसमें हमसे जितने भी लोग जिले के जुड़े हैं, ज्यादा संख्या है, हर पार्टी के लोग जुड़े हैं और तमाम लोग ऐसे हैं खलीफा जिनकी हमने 12 बजे दिन में 12 बजे रात में मदद की है, या तो वो जानते हैं, हम जानते हैं, तो निकटवर्ती जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने इनकी ये मदद की है और डंके की चोट पे की है, किसी भी पार्टी का रहा हो। हम किसी विधायक की से मान लीजिए है तो उसके पास कोई जाता है काम के लिए तो कहता भैया अपने हमारे विधानसभा अपने विधायक के पास जाओ। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप सपा के हो, बसपा के हो, भाजपा के हो, जो रियल है जी वो हमने किया। वो किसी के खिलाफ गया, हमारा इससे मतलब नहीं रहा। अगर हमने कोई भी सरकार नहीं, कप्तान साहब से हमने कहा तो कप्तान साहब ने कभी ना नहीं किया, जो कहा वो कर दिया। किसके खिलाफ गया, कौन जेल गया, कौन रास्ता में लगा, कौन गैंगस्टर लगा, वो जाने, उसका काम जाना है। आप योगी जी की पुलिस से सहमत एक तरीके से? जो वर्तमान स्थिति ये है तो योगी जी एक सन्यासी हैं जी। और सन्यासी हैं और पिंडदान करके माता पिता का तब व्यक्ति सन्यासी बनता है। ये बहुत कठिन परीक्षा होती है। बहुत बड़े धैर्यवान, जो बड़ा धैर्यवान होगा वही कर पाएगा, नहीं बड़े बड़े सूरमा विचलित हो जाते हैं। और वो योगी जी उस कसौटी पे खरे उतरे हैं। अब क्योंकि योगी जी है तो उनकी कुछ टीम है तो वो संचालित करती है। क्योंकि पुलिस की जो व्यवस्था थी यहाँ प्रदेश का, जो जंगल राज चल रहा था, जो एक माफिया शासन चला रहे थे और यहाँ तक कि किसी माफिया का कुत्ता सीएम से हाथ मिला रहा था, ये हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेशवासियों के लिए इससे ज्यादा चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली कोई बात नहीं हो सकती थी। तो यहाँ माफिया शासन चला रहे हो, जेल में स्विमिंग पूल बनते हो, जेल में मछली पाली जाती रही हो, वो बैडमिंटन डीएमएसपी जाके उसके साथ खेलते रहे हो, और ये स्थिति थी कि माफिया या दबंग जो जिले में था वही अपने को चीफ मिनिस्टर समझता था, वही सीधे धमकाता था डीएमएसपी को। तो ये जो स्थिति थी, माफिया जो फल फूल रहे थे, तो योगी जी आए तो कम से कम जाति धर्म देख के नहीं, जो गलत था वो गया तो गया। यूजीसी को लेकर के जब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो जिस योगी पुलिस की आप सराहना कर रहे हैं उसी ने आपको पकड़ के जेल भेज दिया। जैसे लैंड ऑर्डर है, ठीक, तो जब हमने देखा कि शिकंजा कस गया है खुफिया एजेंसियों का, हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते, तो हमको लगा कि अब हम हाउस अरेस्ट कर लिए जाएंगे। अगर हाउस अरेस्ट किए गए तो हम जो कह चुके हैं कि मैं क्षत्रिय हूं प्राण जाए तो वचन न जाए, तो ये कैसे होगा। तो हम यहां से जैसे जानकारी मिली कि अब हम अरेस्ट हो जाएंगे, हमने तुरंत जो है ड्राइवर से कहा कि वो पहुंचे। अच्छा, पेट्रोल हमने आधा लीटर बाइक से निकाल के रख लिया था रास्ते में, ड्राइवर को भी नहीं, हमारे बच्चों को भी नहीं पता था, हम उसको आगे रख लिया था और पहुंचे सीधे। जब टाइम हुआ तो हम सीधे पहुंचे और ड्राइवर उधर साइड में देख रहा था। हमने धोती पूरी इकट्ठी की, वो 2 फरवरी 2000 की खरीदी हमारी धोती थी, बहुत सन 2000 की? हाँ, सन 2000 की फरवरी की, तो 1 किलो 200 ग्राम की थी वजन में। सबसे 5 धोतियां हमारे पास, सबसे लास्ट वही बची थी सबसे वजन की। तो क्योंकि धोती कुर्ते हम पहनते हैं काली सदरी, वही चंद्रशेखर जी के, उसमें वो अंगूठे वाला चप्पल और कबीर। फिर क्या हुआ आप? और वहां जब पहुंचे तो अपना धोती पे उठा के पेट्रोल डाला और बोतल फेंका और आग लगा ली। उसके बाद उतर गए नीचे और कहा कि मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी इस्तीफा दो, या तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके देश से माफी मांगो और वरना तो हम जल रहे हैं। तो हम जल गए। लेकिन अब वहाँ हमारे सर के बराबर तक लपटा रही थी, लेकिन वहां लोग थे तो 60% धोती जल चुकी थी, बाकी उन लोगों ने खींच लिया तो वो जमीन में गिरी तो वो भी स्वाहा हो गई। और उसके बाद फिर सिटी मजिस्ट्रेट आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप बैठ जाए गाड़ी में, तो उन्होंने अपने सरकारी वाहन से हमें कोतवाली भेजा। और जब कोतवाली भेजा तो वहां फिर जो जानकारी लेनी थी उन जानकारी नोट की इंस्पेक्टर को सिटी कोतवाली ने, और उसके बाद हमको मेडिकल के लिए भेज दिया। अच्छा, गाड़ी से न भेज के कि मीडिया वाले पीछा न करें, तो बाइक से जो है इस गली उस गली बिल्कुल, अच्छा गली से हाँ, निकाल के वहां पहुंचे और फिर मेडिकल हुआ और सट से फिर लेके फिर वहां गए कोर्ट पे। वहां जब गए तो वहां 3-4 घंटे बैठे रहे। उसके बाद पेपर
वो लेके गए उनके आवास पे भी 1 घंटे वेट किया, उसके बाद खारिज कर दिया। तो 10-11 बजे हमको फिर जेल भेज दिया गया। अच्छा, इसी कारण आपको जेल हुई? हाँ, जेल हुई। फिर आपने जी आगे क्या हुआ? फिर जेल भेज दिया। फिर बेल में दूसरे दिन भी नहीं तो, लेकिन जब बार एसोसिएशन जो है इन्वॉल्व हुआ उसमें कि हम अब धरने पे चले जाएंगे, सारे पदाधिकारी बार एसोसिएशन के वर्तमान और पूर्व वो सब जब पहुंच गए कि हम सब यहाँ से लखनऊ या प्रदेश के सारे वकील जो रियल था वो हम सब आ जाएंगे, रोड पे बैठ जाएंगे, तब मतलब बार एसोसिएशन के दबाव में तब उनको बेल देनी पड़ी। 12:25 पे बेल हुई है और तुरंत आनंद फान पेपर पहुंचाया गया। 1 बजे हम छूट गए। अब जेल से निकलने के बाद आपने जो है पूज्य योगी जी को लिखा सोशल मीडिया पर, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। तो ऐसा क्या हुआ बीच में जेल जाने से लेकर के और जेल से छूटने के बाद तो आपने उनको धन्यवाद किया? देखिए, पूज्य योगी जी हमारे जो है धर्मगुरु हैं हमारे, और धर्मगुरु जो होता है तो किसी भी वो हो तो उसको भगवान के बराबर दर्जा होता है, तो वही योगी जी हैं। अब तमाम चीजें ऑन कैमरा नहीं कह सकते, लेकिन पूज्य योगी जी हमारे जो है भगवान हैं, रहेंगे। आज मुख्यमंत्री है, कल वो प्रधानमंत्री बनेंगे, कल पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, परसों पूर्व प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन पूर्व धर्मगुरु नहीं होंगे या पूर्व पीठाधीश्वर नहीं होंगे। वो जब तक सांस है तब तक वो पीठाधीश्वर रहेंगे, तो पूर्व नहीं होंगे, पूर्व योगी भी नहीं होंगे। तो लोगों ने आपको ट्रोल भी किया कि ये जो है ड्रामा कर रहे हैं, धोती खोलकर फेंक दिया है, उनको आप क्या कैसे जवाब देना? दिक्कत ये है कि देश में नेताओं का चरित्र इतना गिर गया है कि पार्टी बदलते हैं तो कपड़ों की तरह, बयान बदलते हैं तो शाम को कहीं इस थाली में कहीं उस थाली में, बैंगन जैसे लुढ़कते रहते हैं। शाम को कुछ कहा, सवेरे कुछ कहा। अरे हमारे आज के जो नेताओं का चरित्र हो गया है उससे अच्छी तो हमारे पीछे 15 किलोमीटर पर जो जयता है वहां की तवायफें हैं, वो भी सबसे अच्छी है कि वो अगर सट्टा लिख देती है तो वहां पहुंचती है। लेकिन नेताओं के सट्टे का कोई भरोसा नहीं भैया कि शाम को किस पार्टी में वो तो जयता की तवायफों से गए गुजरे आज के ये ऐसे नेता। भगवान बचाए उसे, पब्लिक का भगवान है, मालिक है, ये क्या विकास करेंगे। यानी आप लोगों ने एक नारा भी दिया था कि योगी जिससे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो यानी इस तरीके से एक तरीके से समझा जाए कि अब मोदी जी से हमने ये कहा था कि यूपी से कोई यूपी तुमसे बैर नहीं, दिल्ली तेरी खैर नहीं। तो अब हम अभियान चला चुके हैं, पहली सीढ़ी पे हमने कदम रख दिया है। अब ये हमारा अभियान कब तक जारी रहेगा। हम नारा देने जा रहे हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको मोदी मुक्त भारत देंगे। अगले 27 में मोदी जी वनवास में, हम 27 तक उनको प्रधानमंत्री पद से हटा के मानेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। हम इसमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने जा रहे हैं। मोदी जी को हम हटा के मानेंगे। ये आप बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं। मोदी जी को हटा के मानेंगे, कोई समझौता नहीं। यानी आपका विरोध सिर्फ यूजीसी को लेकर है। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे, इनको इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा। आज दे, कल दे, परसों दे, 27 तक हम इनसे इस्तीफा ले लेंगे जी। हाँ, या आज भी अभी है कि अगर ये बर्खास्त कर देते हैं, अगर यूजीसी लागू कर दिया जाता भविष्य, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? अभी तो चलो कोर्ट में मामला है और आने वाले समय में हो सकता है लागू भी हो जाए। जब अगर बगैर संशोधन के लागू होता है तो हमारी टीम में ऐसे लोग हैं कि जिस मतलब सेनापति या जो जिस संगठन का मुखिया खुद को आके हवाले कर सकते हैं, इंजर्ड हो सकता है, तो हमारे ऐसे कार्यकर्ता है कि हम एक इशारे पर कम से कम एक ही दिन में 1100 लोग पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में 5 लीटर पेट्रोल डाल के जल जाएंगे। ये मेरी बात अगर गलत साबित होगी तो मैं समझ लीजिए कि मेरी जुबान कुत्ते से भी गई गुजरी साबित हो। जो हम कहेंगे वो करेंगे जी। यानी कि आपने जो कह दिया है प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी आपने जो घोषणा किया है उसको आप निभाएंगे। बिल्कुल 100%। अगर कहने के बाद बदल जाए तो फिर भाई राजनीति जैसे दिक्कत यह है कि भारतीय राजनीति में केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही को नेता कहा गया, बहुत पूज्य शब्द, एक संत के बराबर श्रेणी में रखा जाने वाला शब्द। लेकिन आज दुर्भाग्य हो गया, नेता शब्द का इतना पतन हो गया है कि गाँव में चौक चौराहों पर जिसपे लोग कमेंट करते हैं उसको कहते हैं नेताजी आइए। तो गिरावट नेता हमारे चरित्र में आई है, तो हम दूसरे पे तब उंगली उठाएंगे जब हम अपने गिरेबान में झांक के देख लेंगे नेता क्यों विरोध नहीं करते हैं, सांसद मंत्री क्यों बनवाना दूर है। कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई दारू बेच रहा, कोई दारू बेच रहा, कोई अद्धी बेच रहा, कोई कट्टा बेचवा रहा, कोई ठेकेदारी कर रहा, कोई दूसरे उसने, तो इनको अपना व्यवसाय बचाना है। ये नेता तो केवल दिखावे के लिए पब्लिक में है, बाकी ये सब बनिया व्यापारी है, ये नेता नहीं है।
दुर्भाग्य है कि प्रदेश की उद्देश्य की जनता ऐसे लोगों को नेता मानती है। ये नेता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में कोई पदाधिकारी भी नहीं है, लेकिन जो वहां के पदाधिकारी है वो मौन है, एक तरीके से मौन समर्थन किए हुए हैं यूजीसी बिल पर। तो क्या उनको नहीं लगता है कि यूजीसी गलत है? फिर आपको क्यों लगता है कि यूजीसी गलत है? जैसे जो भाजपा के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो भी हमारी कैटेगरी में आते, सब आक्रोशित हैं। सबके अंदर ज्वालामुखी का लावा दिख रहा है। आज इतने आक्रोशित हैं कि वो खामोशी बनी हुई है, लेकिन जिस दिन ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ उस दिन मोदी जी संभाल नहीं पाएंगे और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और हम 27 में तक हम इस्तीफा ले लेंगे मोदी जी से, ये हमारा वादा है और ये दावा भी है। और हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने जा रहे हैं कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, बहुत करी सेवा, और अब आप जो है आप वनवास में जाइए और भगवान का भजन करिए और कहीं गुफा तलाशिए या आश्रम बनाइए, वहां तपस्या करिए, बाकी लोगों को मार्गदर्शन दीजिए, सब करिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री पद कृपा करके छोड़ दीजिए जी। अब उनको हम प्रधानमंत्री पद पे नहीं देखना चाहते। बहुत हो गया, बहुत सेवा कर लिया, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है जी। तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए। किसी को भी मौका मिले, हम मतलब A to Z किसी को मौका मिले, बस धर्मेंद्र प्रधान न बनाया जाए बस। मोदी जी को हटा, बाकी कोई प्रधानमंत्री बने, हमको कोई चिंता नहीं, कोई मतलब दिक्कत नहीं, कोई मतलब समस्या नहीं हमको। अभी आपको हम थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे। एक साल पहले करीब एक विवाद और हुआ था, किसी ठाकुर वंश को लेकर के शैलेश सिंह सैलू मौर्य ने एक कुछ कमेंट किया था, जिस पर आपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या था प्रकरण पूरा? वो प्रकरण ये था कि जैसे उनकी कई पोस्टें आ चुकी थी, हम अवॉइड करते हैं, हम जानते हैं कि ये सब नए जेन जी लड़के हैं, इनको आगे पीछे की सोच नहीं है। और ऐसे लोग अगर जैसे मान लीजिए कमेंट करते हैं, कल को ये प्रधानी या जिला पंचायत में जाएंगे, लेकिन अगर आज ये ऐसी इनकी भाषा रहेगी तो कल उनको दरवाजे पे झेलना पड़ेगा। कहीं झाड़ू लेके महिलाएं दौड़ाएंगी, कहीं चप्पल लेके दौड़ाएंगी, कहीं डंडा लेके दौड़ाए जाएंगे, कोई हुए टू जेड। अगर गोरधौरा भी करेंगे, अब मोदी जी ने किया है तभी तो आज पूरे विरोध हो रहा है। तो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति तभी हमने यही कहा था, उससे भी फोन पे जब बात हुई तो यही कहा था, अगर कह देता अरे चाचा अरे ताऊ जी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो गलती हो गई तो चलो ठीक है भैया, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। लेकिन वो हमको भी टहलाता रहा, तब हमको गुस्सा आ गया कि भैया यही काम है, 2 4 10 लोगों को गाली दो या तो पूरे समाज को गाली दे रहे हो। तब हमने कहा कि वो गुस्सा आ गया तो तहस में कह दिया तो जो कहा हमने दिल से कहा, ये नहीं कि चलो कहा खत्म उसके बाद कुछ नहीं। हम देखिए क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का मतलब ये होता है कि जैसा मान लीजिए किसी ने हमारा खेत फूंक दिया, छप्पर फूंक दिया और उसने आके माफी मांग ली, पैर पकड़ लिया या माफी मांग ली, जो गया। अगर हम उसको माफ नहीं करते हैं तो हम क्षत्रिय नहीं है, तब हाइब्रिड है। ओरिजिनल क्षत्रिय की पहचान है कि वो कभी जातिवाद नहीं करेगा। अगर जातिवाद करता है कोई क्षत्रिय तो हाइब्रिड है, वो तो क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं है, तब तय नहीं है। आप देखेंगे कि मां सबरी के हाथों की बैर भगवान राम ने खाई थी, भगवान कृष्ण सबको लेके चले। तो हम रामायण के उपासक हैं, गीता के उपासक हैं, मेन ये मानते हैं कि कर्मण्य देवाकार अस्ते मा फले सदाचल, कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल हमको क्या मिलना है। आपने कहा कि 2027 तक मोदी जी से हम इस्तीफा ले लेंगे। लोगों का मानना है कि सवर्ण समाज 20% है, ऐसा लोगों का मानना है। ये मेरा कोई निजी आंकड़ा नहीं है। लोगों का मानना है कि सवर्ण समाज पूरे भारत देश में 20% है। यदि 20% नाराज होता है तो 80% तभी मोदी जी के साथ रहेगा। तो ऐसे में आप कैसे मोदी जी के साथ? मैं बताऊं आपको, जहां तक सवर्णों की बात है तो जो भी सवर्णों के आते हैं वो है गुजरात का पटेल सवर्ण है। हाँ, इसका जिक्र तो भी, हाँ, गुजरात का पटेल सवर्ण है, वो हमारे साथ है। और कुर्मी जो है देश का कितनी, जैसे लोगों का मानना है कि मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो कुर्मी है मूल हिंदुस्तान का, ये सब भगवान कुष्ठ वंशज है। और इतना बड़ा वंश हो गया तो कोई राजा बना, कोई अरबपति बना, कोई खरबपति बना, कोई खेत जोत रहा है। ये युद्ध से थोड़ा विरत हो गए तो ये किसान हो गए, धरती माँ की सेवा में चले गए। तो कुर्मी जो है वो भगवान कुछ का, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुछ का वंशज है। तो जो वहां के सवर्ण हैं
गुजरात के, वो पटेल, वो सवर्ण है। अच्छा, होना ये चाहिए कि जो कुर्मी है, अब बताइए किसी को पिछड़ी कहे कितना बुरा लगता है, दलित कहे कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि हम सिंह लिखते हैं, सब कुछ लगते हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, और उसके बाद हम जाते हैं वो प्रमाण पत्र लेने जाति का। जी तो जाति भारतीय संविधान ने 6000 बना दी। जी अरे जो मनुस्मृत कही जाती है वो तो 4 वर्ण है, कर्म के आधार पे, जो कर्म करेगा उसकी वो जाति होगी। हमारे कई मित्र हैं जो वो जूते की दुकान चलाते हैं, उनके दुकान पे पहुंच जाते हैं, उनका कहा हो भगत जी क्या हाल है, वो काम भगत जी का कर रहे हैं, तो उनको भगत जी कहते हैं। उनको बुरा लगे तो क्या करेंगे, वो पानी नहीं पिलाएंगे, दोबारा नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं, अपने घर में रहे, कौन सा उनके यहाँ कटोरी लेकर मांगने जाना है। लेकिन जो सच है सच है। तो जाति यहाँ कर्म के अनुसार बनी। महर्षि वाल्मीकि कौन थे, दलित थे। रैदास जी कौन थे, दलित थे, लेकिन महाराणा प्रताप के गुरु थे। जी तो यहाँ कर्म के आधार पे, आपने कहा कर्म के हिसाब से लोग महान होते हैं, कर्म के हिसाब से वो ऊपर नीचे होते हैं, अछूते होते हैं, छूते होते हैं, जो कर्म जैसा करता है वैसा हो जाता है। अभी हाल ही में 3-4 महीना पहले रख लीजिए, हो सकता है और ज्यादा हो, तो एक यादव जी कथावाचक थे, उनकी चुटिया काट दी गई थी, इधर मैनपुरी की तरफ की घटना थी। तो अगर इस तरीके से अगर समाज में चीजें चलती रही तो कैसे समाप्त है? जैसे जो चुटिया काटी गई, होता यह है कि जैसे आज किसी भी एंगल को जातिवाद का रूप दे दिया जाता है कि बड़े नेताओं का, जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो कैसे नैरेटिव सेट होता है कि देखे कि जैसे कहीं मर्डर हो गया, रेप हो गया, अगला कौन है, हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब क्यों नहीं हल्ला मचाते हैं जब एक जाति का उसी की जाति का मर्डर करता है, कत्लेआम कर देता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तब उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? झगड़ा होता है, वहां झगड़ा निजी होता है, वहां जाति धर्म से मतलब नहीं होता है। लेकिन वो दुर्भाग्य है कि वहां जाति धर्म का रूप दे दिया जाता है। इंदिरा जी संघ से इतनी प्रभावित हुई, 28 महीने वो पैदल रही, 2.5 साल सत्ता से, तो संघ से जब इतनी प्रभावित हुई इंदिरा जी, तब उनको समझ में आया कि संघ तो सर्वशक्तिमान है, वहां तो जातिवाद है ही नहीं है। तो उससे प्रभावित हुई, तो 1980 में उन्होंने नारा दिया, जात पर नपात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पे। और भारत की जनता ने, महान जनता ने, देवपुरी जनता ने उनको सराखों पे लिया और रातों रात उनको प्रधानमंत्री बना दिया। ये आपने थोड़ा बीच में प्रश्न का उत्तर काट दिया। ये 80, 85 और जो 15 का जो खाही है, इसको कैसे आप भरेंगे? दिक्कत यह है कि मैं बताऊं आपको, जैसे पासी है, तो आंध्र प्रदेश का जो पासी है वो सवर्ण है। अच्छा, वो सवर्ण है जी। आंध्र प्रदेश का पासी, आपको नहीं पता होगा। नहीं पता, नहीं। आंध्र प्रदेश का जो पासी है वो सवर्ण है। अच्छा। अब उसको वो दलित अपने को नहीं मानता है। तो यहाँ जो पासी है ये मार्शल कौम रही है। यहाँ के जो पासी हैं पूरे देश के, ये मार्शल कौम रही है। 19 जब महाभारत हो रहा था, तो जो युद्ध लड़ रहे थे, तो जो एक बड़ी सेना थी नागवंशियों की, जो लड़ रहे थे महाभारत युद्ध में, अजय योद्धा थे, तो ये नागवंशी जो क्षत्रिय थे वही आज के पासी हैं। इनको इनकी वीरता से, इनकी लड़ाई से, युद्ध कौशल से इतना परेशान हो गए थे अंग्रेज कि इनको उसमें डाल दिया, इनको बैन कर दिया कि इनका जो बच्चा पैदा होगा वो भी अपराधी होगा। ये तो एक सांसद थे स्वर्गीय मसूरियादीन पासी जी, वो बड़ी लड़ाई लड़े लोकसभा में, तब जाके वहां से इनका ये पूरी जातियां जो बैन थी, इनका वो खत्म हुआ, नहीं तो ये सब क्रिमिनल कास्ट घोषित थी वहां, तो बड़ी समस्या थी। तो ये तमाम लोग, अब जैसे एक हमारे सवर्णों में भी एक कास्ट है कि वो पहुंच गई अपने को, माननीय सुप्रीम कोर्ट कई सालों तक लड़ती रही कि हमको भी दलित घोषित किया जाए, हालांकि 75 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी थी। तो यहाँ तो लाभ लेने के लिए, तमाम लाभ लेने के लिए, देखिए आप चर्चा में आते हैं तमाम ऐसी खबरें कि लोग लाभ लेने के लिए अपनी जाति बदल लेते हैं, गलत प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, लाभ ले लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, सांसद विधायक प्रधान बन जाते हैं। हमारे यहाँ भी जिले में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाभ लिया हुआ है, कहने उस पर नहीं जाएंगे। और यूजीसी को लेकर के आपने तमाम सारी बातें कही, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनके तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया कि यूजीसी कानून गलत है, इस तरीके से कोई? यूजीसी कानून पे देखिए, योगी जी धर्मगुरु हैं, मुख्यमंत्री हैं, और पूज्य योगी जी प्रोटोकॉल से बंधे हैं बहैसियत मुख्यमंत्री।
उनके जितना बोल्ड और आक्रामक देश में दूसरा नहीं है। साफ बोलने वाला कि कोई खुश रहे और चाहे नाराज, वो बोलते हैं तो साफ। लेकिन वो प्रोटोकॉल से बंधे होने के नाते उनकी व्यक्तिगत दिक्कत है निजी तौर पे, तो उस दिक्कत के नाते वोट का लालच तो नहीं, वोट का लालच नहीं है। पद पे हैं तब तक बंधे हैं, जब पद पे हैं तो वहां वोट का लालच नहीं आता है। पद पे हैं, कोई भी होगा तो पद पे जब है तो पद पे रहते वो जो है प्रोटोकॉल से बंधा होने के नाते वो अपने निजी विचार स्वयं के, वो जो बोलेगा वो गाइडलाइन जो होगी प्रोटोकॉल की उस हिसाब से बोलेगा। अगर हम ही को बैठाना पड़ेगा, अभी बैठ जाए तो प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन होगी, जो प्रोटोकॉल एजेंसी है या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो गाइडलाइन वो निर्धारित करते हैं, उसी पे जैसे प्रोटोकॉल में हमको सिक्योरिटी मिलती है एलएसजी, तो यहाँ तक कि जैसे जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है बड़े नेताओं को, उनका अपना निजी कुछ है नहीं, उनका फोन भी वही अटेंड करेंगे, तलाशी भी लेंगे। माननीय जो है महामहिम रामनाथ कोविंद जी भी गाँव गए थे लास्ट कार्यकाल में पढ़ो, तो उनकी सगी भाभी पेड़ा लेके आई थी उनको, लेकिन प्रोटोकॉल में वो अलाउ नहीं था, इसलिए वो सुरक्षा वालों ने उनके लोगों ने ले लिया, उसको रख लिया कि हम पहुंचा देंगे, नहीं दिया गया। तो ये प्रोटोकॉल है। जबकि उनकी सगी भाभी थी, उनको बेटे जैसा पाला था, उनकी पढ़ाई लिखाई कराई थी, सेवा करी थी, लेकिन वो उनकी माँ सदस्य थी, लेकिन वो पेड़ा उनको नहीं देने दिया गया। लोगों का मानना है कि आप जातिवाद कर रहे हैं, ये हमारा निजी नहीं, लोगों का मानना है कि आप जातिवाद कर रहे हैं, सिर्फ जात विशेष की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप सिर्फ बात करते हैं समाजवाद की, जबकि लड़ते हैं जो है सिर्फ जात की लड़ाई। जात की लड़ाई, क्षत्रिय कभी जातिवादी रहा नहीं। अगर कोई जातिवादी अपने को कहता है तो हाइब्रिड है, सीधे सीधे, और हाँ सीधे हाइब्रिड है वो। अगर कोई क्षत्रिय कह के अपने को जातिवादी की कोई क्षत्रिय बात करता है तो वो सीधे हाइब्रिड है। ये हमारा कमिटमेंट है डंके की चोट पे, हम हमेशा कहते हैं, बचपन से कहते हैं हाइब्रिड। और रहा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो है, जिसे यहाँ कहा जाता है ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, अरे चलो ठीक है महाराज ब्राह्मणों ने बनाई, लेकिन मुस्लिमों में जातियां किसने बनाई, यहूदियों में किसने बनाई, सिखों में किसने बनाई, अन्य जो धर्म रहे हैं उसमें किसने जातियां बना दी। बौद्धों में 70 जातियां कितनी बताई जाती है, हमने काउंट नहीं किया, लेकिन जहां तक इतनी है, तो उसमें किसने बनाई। तो वहां कहाँ जाती, वहां पंडित कहाँ घुस गए, मुस्लिम में कहाँ पंडित घुस गए, जो अरब में पैदा हुआ सिस्टम, वहां कहाँ पंडित जी पहुंच गए। तो पंडितों ने अच्छा, जो मनुस्मृत लिखा तो पंडित नहीं थे, वो तो क्षत्रिय थे मनु महाराज, तो कर्म के आधार पर काम बांट दिया। और वही आज भी है, वही आज भी है। अब पैसे हैं, आज भी 4 वर्ण हैं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने घोषणा किया हम भविष्य में फिर से दोबारा जो है लोकसभा में जाएं। देखिए, और उन्होंने कई बार अखिलेश जी की तारीफ भी की है। देखिए, तारीफ जो काबिल होगा, जी किसी का व्यक्तिगत एहसान होगा तो वो करेगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश जी को जो मिला थाली में परोसा मिला, उन्होंने संघर्ष कभी किया नहीं, राजनीति करने कभी सोचे नहीं थे। अब रह गई इनकी बात ब्रजभूषण शरण सिंह जी की, तो ये राजनीति के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, अवसर देख के सब पासा बदलते हैं, कब क्या कहना है। तो ये जितना भी कर रहे हैं, ये सब जितना ड्रामा इनका चल रहा है, हेलीकॉप्टर से ये दौरा वो दौरा, अखिलेश जी की तारीफ, ये केवल भाजपा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल कर रहे हैं भाजपा को, भाजपा को केवल ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं कि प्रेशर बना रहे, हमारा सरकारी आवास ना खाली करा ना जाए। और उसी ब्लैकमेलिंग का, उसी प्रेशर का रहा कि भाजपा को इनके बेटे को टिकट देने को बाध्य होना पड़ा था लोकसभा का। हाँ, और सत्य भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक ताकत है कि अगर भाजपा, जिसे हम कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग, वो 100% सही है, और अपना इतना दबदबा बना रखा है कि भाजपा अगर इनको निकाल भी दे तो भाजपा पैदल हो जाएगी विधानमंडल में, कर सकते हैं, पैदल हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।